Dear students, good morning to all of you. आज हम एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये हम समझने वाले हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन किया गया है द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट the contact point of the solid and liquid on the meniscus with the surface of the solid, and it always measured inside the liquid। कि सॉलिड और लिक्विड जहाँ एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं वहाँ से मेनिस्कस पर खींचा गया जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ये सॉलिड के साथ लिक्विड के भीतर जो एंगल बनाता है इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसकी वैल्यू कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है इस पेयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेनिस्कस तीन तरह के होते हैं इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट भी तीन तरह के होंगे। बात समझ में आई कि सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट पॉइंट से मेनिस्कस पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट सॉलिड के सरफेस के साथ लिक्विड के भीतर जो एंगल बनाएगा दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मेनिस्कस जो है वो तीन तरह के होते हैं, हमने पहले देखा है, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स इस तरह से, या फिर फ्लैट प्लेन। ये तीन तरह के मेनिस्कस होते हैं और इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होता है। जैसे इस केस में थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इस केस में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मेनिस्कस पर, ये टेंजेंट हो गया, ये लिक्विड का सरफेस, दोनों बीच का एंगल विच इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंड हियर द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये 90 से बड़ा हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, और यहाँ पर ये दोनों का कांटेक्ट पॉइंट और यहाँ से हम मेनिस्कस पे टेंजेंट खींचें तो सॉलिड के सरफेस के साथ यहाँ जो एंगल बन रहा है द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नाउ इक्वल टू 90 डिग्री। यह 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये मेनिस्कस के शेप पर डिपेंड करेगा, और तब हमें इस एंगल ऑफ कांटेक्ट से उस सॉलिड और उस लिक्विड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हमको मिल जाते हैं। क्या क्या मिलते हैं? केस 1, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मान लीजिए कि थीटा 90 डिग्री से कम है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि मेनिस्कस जो होगा वो कॉनकेव शेप का होगा। तो मेनिस्कस मस्ट बी ऑफ कॉनकेव शेप। मेनिस्कस जो है वो कॉनकेव शेप का मिलना चाहिए, होना चाहिए। और कॉनकेव शेप का मेनिस्कस कब बनता है? मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, द एडहेसिव फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन Fc/√2। जब Fc/√2 से कोहेसिव फोर्स के 1/√2 टाइम से बड़ा होगा तो मेनिस्कस कॉनकेव शेप का बनता है। इसका मतलब है कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स।
एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बड़ा है। और यदि एडहेसिव फोर्स बड़ा है तो सॉलिड तो लिक्विड को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जाके उसे चिपक जाएंगे, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल उसको कम फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं, सॉलिड ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जा कर के सॉलिड से चिपक जाएंगे। इसको कहते हैं गीला करना या गीला होना। तो आपका जो सॉलिड है ऐसे लिक्विड से गीला होगा। ठीक, तो तीसरी बात हमको मिल जाती है द लिक्विड वीट्स द सॉलिड, कि वो जो सॉलिड है उस लिक्विड से गीला होगा, निश्चित रूप से गीला हो जाएगा, चिपक जाएगा लिक्विड उससे। और चौथी बात जो कि हम आगे समझेंगे वो है कि अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब जिसका बोर, जिसका छेद बहुत नैरो हो, हम उसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसको हिंदी में कहा जाता है केस नली। कैपिलरी ट्यूब का हिंदी में नाम दिया गया है केस नली। केस माने बाल। तो जिसका जो बोर है, जिसका जो छेद है वो बाल के समान बारीक हो, सच ए ट्यूब इज कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब। तो हम ऐसे लिक्विड में उस सॉलिड का एक कैपिलरी ट्यूब डुबाएं तो उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड अपने आप ऊपर आएगा, अपने आप ऊपर आएगा, जिसको कहते हैं कैपिलरी राइज। तो चौथी बात मिल गई, देयर विल बी कैपिलरी राइज। वहाँ कैपिलरी राइज होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल है वाटर एंड ग्लास। यदि आप ग्लास के ट्यूब में पानी भरें तो आपको इसी तरह के केस आपको मिलेगा। ठीक है, कितना एंगल होगा तो फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, पानी एकदम प्योर होना चाहिए और ग्लास बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तो थीटा मिलता है 0 डिग्री। लेकिन फॉर ड्रिंकिंग वाटर हमारा पानी जो है वो पीने का पानी है, और आपको मालूम है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट वगैरह घुले रहते हैं, एंड उसमें इम्प्योरिटी आ गई, तो उसके लिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड ग्लास थीटा इज अबाउट 8 डिग्री। ठीक है, ये 8 डिग्री भी बहुत छोटा ही एंगल है, अप्रॉक्सीमेट हम इसको 0 ही मान के चलते हैं। तो ये हुआ थीटा की एक वैल्यू, जब थीटा 90 डिग्री से कम हो यानी कि एक्यूट एंगल हो। तो हमें बस थीटा की वैल्यू किसी ने बता दिया कि इतना है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, जो भी 90 से कम यदि वैल्यू बता रहा है तो ये 4 बातें आपके सामने आ जानी चाहिए कि वहाँ ये बातें हो रही होंगी, निश्चित रूप से हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन यदि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो क्या क्या होगा, तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो जाएगा, बड़े का जगह छोटा हो जाएगा, ऐसा लिक्विड उस सॉलिड को वेट नहीं कर पाएगा, और कैपिलरी राइज की जगह कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, कैपिलरी राइज की जगह कैपिलरी फॉल। तो केस 2 इफ थीटा
greater than 90 degree, तो मेनिस्कस मस्ट बी ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स शेप का मिलेगा। एफ ए लेस देन एफ सी बाई रूट टू, यानी कि एडहेसिव फोर्स छोटा होगा, कोहेसिव फोर्स बड़ा होगा। तो सॉलिड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ कंपैरेटिवली स्मॉल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बड़े फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होगा वो तो लिक्विड की तरफ जाएगा, यानी कि वो सॉलिड गीला नहीं होगा। तो द लिक्विड डू नॉट वेट द सॉलिड, आपका वो लिक्विड उस सॉलिड को वेट नहीं करेगा। ऐसे सरफेस को हम कहते हैं वाटरप्रूफ सरफेस। तो किसी को यदि वाटरप्रूफ सरफेस बनाना है, एक ऐसा सरफेस जो लिक्विड से गीला नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ इस तरह से करना होगा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा हो जाए, ठीक है। और वहाँ कैपिलरी राइज की जगह कैपिलरी फॉल मिलेगा, देयर विल बी ए कैपिलरी फॉल। तो ये चार बातें आपको थीटा की वैल्यू मिलते ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मरकरी एंड ग्लास। कि हम ग्लास ट्यूब में मरकरी भरें तो हमको यही मिलता है। इस पेयर के लिए थीटा की वैल्यू है 138 डिग्री। मरकरी और ग्लास के लिए थीटा की वैल्यू 138 डिग्री है। तो जब भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 90 से बड़ा एंगल होगा, तो ये सब बातें वहाँ पर मिलेगी, आपको देखने को मिलेंगी। अब तीसरा हो सकता है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो जो बातें केस 1 में हुआ या जो बातें केस 2 में हुआ वो दोनों नहीं होगा। क्या होगा? दोनों के बीच का होगा। मतलब कि मेनिस्कस जो है वो ना तो कॉनकेव होगा ना कॉन्वेक्स होगा, तो क्या होगा? प्लेन होगा। तो मेनिस्कस मस्ट बी ए प्लेन, प्लेन मिलेगा। एफ ए एफ सी के बीच में जो रिलेशन आएगा ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल होगा। हाँ, लेकिन ये लिक्विड भी थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री का एक कॉन्टैक्ट एंगल रखता है, तो आपके सॉलिड को वेट नहीं कर पाएगा। दिखेगा कि सॉलिड चिपक गया, लेकिन हल्का सा झटका करोगे दोगे तो सब लिक्विड सॉलिड से अलग हो जाएगा। यानी इस केस में भी सॉलिड उस लिक्विड से वेट नहीं होगा। याद रखना कि लिक्विड से वेट होने के लिए एडहेसिव फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तब जाकर के वो चिपकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिक्विड टू नॉट वेट द सॉलिड एंड देयर इज neither capillary rise nor capillary fall। मतलब वहाँ न तो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा न लिक्विड नीचे गिरेगा। कहाँ? कैपिलरी ट्यूब में। तो क्या होगा? जहाँ है बस वहीं रहेगा वो, न तो राइज करेगा ना ही फॉल करेगा। इसका एग्जाम्पल वाटर एंड सिल्वर।
सिल्वर के ट्यूब में यदि हम पानी भरें तो उसका जो मेनिस्कस मिलेगा दैट विल बी ए फ्लैट मेनिस्कस एंड देयरफॉर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो बच्चों ये था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब यदि हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा? कांच के ट्यूब में ही पानी भरा हुआ है लेकिन वो ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी है, हम टेम्परेचर और बढ़ा कर दें तो क्या होगा? तो जैसे से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बढ़ता चला जाता है। As temperature increases, the angle of contact also increases। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंगल ऑफ कांटेक्ट भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, जब कोई इम्प्योरिटी आके मिलती है, इम्प्योरिटी ऐड होती है तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। तो इम्प्योरिटी के ऐड करने से भी एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, जैसे इम्प्योरिटी ऐड होता है तो एंगल ऑफ तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। देखिए टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है, याद रखिएगा। और जब सरफेस टेंशन घटा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ा है। लेकिन इम्प्योरिटी ऐड करने पर सरफेस टेंशन बढ़ता है और इस सरफेस टेंशन बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट घटेगा, कम होगा। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज it decreases। तो ये है बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसके साथ ये तमाम बातें जुड़ी हुई हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन। तो मैं समझता हूँ कि एंगल ऑफ कांटेक्ट के विषय में, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में आपने सारी जानकारी पा ली है, सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिल गए हैं और आपको वो सब बातें समझ में आ भी गई हैं, क्लियर हो गया है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हाँ, लेकिन यदि इस चैनल के रीडिंग या टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों अगले वीडियो तक नमस्कार।